राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देख रहे थे पुनीत राय और 11 क्लासें हो चुकी हैं और 11 क्लासों में हमने भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को समाप्त कर दिया है। ये 12 नंबर की क्लास है और हम यहाँ से देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, फिर काल विभाजन और नामकरण, और हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधी जो प्रमुख ग्रंथ है उसे देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे एक तासी, गारशद तासी का ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। तो ध्यान देंगे, किसका ग्रंथ है? गारशद तासी का ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, जिसका पहला भाग 1839 में आया, दूसरा भाग 1847 में आया और जिसका दूसरा संस्करण आया 1871 में। तो गारशद तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ध्यान देंगे। इसके बाद शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने लिखा, 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो शिव सिंह सरोज ध्यान देंगे, कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। लेखक शिव सिंह सेंगर। इसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है जॉर्ज ग्रियर्सन का, जो 1888 ईस्वी में लिखा गया और ये जो इतिहास ग्रंथ है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो जो ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके बाद मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद है, जो कि 4 भागों में है। इसका प्रथम 3 भाग 1913 में आया और चौथा भाग 1934 में आया। मिश्र बंधु में 3 लोग आते हैं, 3 भाई, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ध्यान देंगे, गणेश, श्याम, सुखदेव, ये तीनों मिश्र बंधु हैं। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। इसका दूसरा संस्करण आता है 1940 में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का, ध्यान देंगे। इसके बाद 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका कौन लिखता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, तो ध्यान देंगे। इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं और ये लिखते हैं 1952 में, भूमिका 40 में और आदिकाल 52 में। इसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कौन लिखता है? राम कुमार वर्मा लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1938 में। ये जो इनका ग्रंथ है ये 7 प्रकरणों में विभक्त है, ध्यान देंगे। राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में विभक्त है? 7 प्रकरणों में। इसके बाद हिंदी साहित्य है, जो कि संपादित ग्रंथ है धीरेन्द्र वर्मा द्वारा। हिंदी साहित्य संपादन किसने किया है? धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, जो कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ और 16 भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना थी और 18 भागों में है। इसके बाद 1944 में आया हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन का। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का अतीत। इसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास।
ये लिखा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखे थे, इस पे व्यास सम्मान भी मिला है। इसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, ये लिखते हैं 1996 में। इसके बाद आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ लिखते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, साहित्य का इतिहास दर्शन, ये लिखते हैं नलिन विलोचन शर्मा। और रीति काव्य की भूमिका, ये लिखते हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ये लिखते हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ, ये लिखते हैं शिव कुमार शर्मा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये लिखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक साहित्य लिखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञे ने लिखा है। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास ने लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य, ये भी श्याम सुंदर दास ने लिखा है। तो हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य, ये दोनों श्याम सुंदर दास ने लिखा है। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य दोनों श्याम सुंदर दास का ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, जो लिखते हैं डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। इसके बाद हिंदी भाषा उद्भव और विकास, ये लिखते हैं उदय नारायण तिवारी। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं पौधरी एडविन ग्रिब्स। और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये लिखते हैं पौधरी FEK। और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये लिखते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास कौन लिखता है? चतुर्सेन शास्त्री लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। 3 इतिहास ग्रंथ मिलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ कौन कौन से हैं? जो प्रकाशित ग्रंथ है उनको देखिए, संपादक कौन है उसके। जैसे हिंदी साहित्य की पीठिका है, इसके संपादक डॉक्टर राजबली पांडे हैं। हिंदी का लोक साहित्य है, राहुल सांकृत्यायन है। रीतिकाल, रीतिबद्ध काल, डॉक्टर नगेंद्र हैं। हिंदी भाषा का विकास भी डॉक्टर नगेंद्र हैं। भक्ति काल, परशुराम चतुर्वेदी संपादक हैं। उत्कर्ष काल के संपादक डॉक्टर काशीकेश हैं। और समालोचना निबंध पत्रकारिता के संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ में उल्लिखित कवियों एवं लेखकों से संबंधित विवरण का हिंदी में अनुवाद किया, जो सन 1852 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ में उल्लिखित कवियों एवं लेखकों से संबंधित विवरण का हिंदी में अनुवाद किया, जो 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। इसके बाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने डॉक्टर ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया, जो 1957 में प्रकाशित हुआ। तो ध्यान देंगे, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किया, और किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1957 में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास नाम से किया। ठीक, आगे आते हैं। आगे है तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार मौलवी करीमुद्दीन हैं। मौलवी करीमुद्दीन लिखते हैं तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी। इसके बाद ताशी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी नामक इतिहास लिखा, जो सन 1848 में प्रकाशित हुआ। इसमें बहुत कुछ ताशी के ग्रंथ का अनुवाद है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के कवियों की संख्या मात्र 62 है।
इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का तो ध्यान रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ताशी का इतिहास ग्रंथ है जिसमें 1004 कवियों का जिक्र है, जिसमें हिंदी के कुल 62 कवि हैं। इसमें काल क्रम का तो ध्यान रखा गया, लेकिन काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो गारसा द ताशी ने किया, जो एक फ्रेंच विद्वान थे। ताशी के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इनकी विशेषता है कि हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्ण क्रमानुसार विवरण दिए हैं, और दूसरा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला प्रयास किए हैं। तो दो विशेषता इनके इतिहास के ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण है? तो लगभग 1000 कवियों का विवरण है। 838 कवियों का विवरण है, लगभग 1000। तो शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का विवरण है? लगभग 1000। इसके बाद एक प्रश्न बनता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है? तो सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। पूछेगा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, तो बताएंगे ताशी का, और जब पूछेगा सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला, तो ग्रियर्सन का बताएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आते हैं। लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का सबसे जो पहले प्रयास किया, वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इनके इतिहास की विशेषताएं ध्यान रखिएगा। लेखक एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किए हैं ग्रियर्सन। लेखक एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किए हैं। हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किए हैं। अपने ग्रंथ के आधार स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का परिचय दिए हैं। ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या एवं उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किए हैं। 16वीं 17वीं शती के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माने हैं। तो ये सब ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की विशेषता थी। लेखक एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण, सबसे पहले काल विभाजन किए हैं, और ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहे हैं। ये सब इनके इतिहास की विशेषता हैं। इसके बाद है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों का विवरण दिया है? लगभग 5000 कवियों का। मिश्र बंधु विनोद का प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है? तो कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डालना, अनेक अज्ञात कवियों के साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास, कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने हेतु उनकी श्रेणियां बनाना। तो मिश्र बंधु विनोद का प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है? कवियों के वर्गीकरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डालना,
अनेक अज्ञात कवियों के साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास, कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने हेतु उनकी श्रेणियां बनाना। इसके बाद है कि साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? तो साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित सर्वप्रथम किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने भागों या शाखाओं में बांटा है? 4 भागों या शाखाओं में बांटा है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया है। निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को 2 भागों में बांटा है, ज्ञानाश्रयी व प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण धारा को भी 2 भागों में बांटा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद है कि आचार्य शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता है कि कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पे उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन करना। इसके बाद है कि किसने केशवदास को अलंकारवादी परवर्ती रीति काव्यों को रसवादी घोषित किया तथा केशवदास की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है? तो ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद है कि भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है। संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव सूचक हैं। प्रेमाख्यानक परंपरा सूफी से अनुकृत है। आदि मत किसके हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं कि भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव सूचक है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके बाद है कि आचार्य शुक्ल के इतिहास दर्शन का प्रमुख दोष क्या है? तो दोष ये है कि साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा किए हैं। क्या किए हैं शुक्ल जी? साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा किए हैं। इसके बाद साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप में किसने ग्रहण किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसके बाद है कि साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा को महत्व दिया है? तो परंपरा को महत्व दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने परंपरा को महत्व दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के स्थान पे किसने प्रेम काव्य संत काव्य नाम प्रयोग किया? मतलब सूफी काव्य को किसने प्रेम काव्य नाम दिया और ज्ञानाश्रयी शाखा को किसने संत काव्य नाम दिया? तो ऐसा किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसके बाद है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ का संपादन किया। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 काल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त किया गया। रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को स्थापित किया गया है। इसके बाद आचार्य शुक्ल द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण है। आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है और समय सीमा माने हैं संवत 1050 से 1375 विक्रमी। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया है और समय सीमा माने हैं संवत 1375 से 1700 विक्रमी। शुक्ल जी उत्तर मध्यकाल को रीति काल नाम दिए हैं और समय सीमा माने हैं संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और आधुनिक काल को शुक्ल जी गद्य काल नाम दिए हैं, समय सीमा माने हैं संवत 1900 से 1984 विक्रमी। इसके बाद अब ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन है। चारण काल सबसे पहले है 700 से 1400 ईस्वी तक। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता है।
ब्रज का कृष्ण काव्य है, मुगल दरबार है, तुलसीदास है, रीति काव्य है, तुलसीदास के अन्य परवर्ती है, 18वीं शताब्दी है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान है, महारानी के शासन में हिंदुस्तान है और विविध असक्त कवि है। इसके बाद आगे आते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को लिया है। ये अपने इतिहास में आदिकाल से भक्ति काल तक का ही जिक्र किए हैं, इसके आगे नहीं किए हैं। साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? तो फ्रेंच विद्वान तेन को। ध्यान देंगे कि साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? तो फ्रेंच विद्वान मान तेन को है। इसके बाद आता है आदिकाल का नामकरण। नामकरण देखेंगे कि किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिया है आदिकाल को। तो आदिकाल को चारण काल नाम दिए हैं ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल नाम दिए हैं मिश्र बंधु और आदिकाल नाम दिए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन काल नाम दिए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल नाम दिए हैं राहुल सांकृत्यायन। वीर काल नाम दिए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और संधि काल एवं चारण काल नाम दिए हैं राम कुमार वर्मा और वीर गाथा काल नाम दिए हैं रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? तो 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक मानी है। राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन क्या है? तो राम कुमार वर्मा संधि काल समय सीमा संवत 750 से 1000 विक्रमी तक, चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी, रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। तो ये बस इनका यही अलग है राम कुमार का कि आदि काल को ये संधि काल और चारण काल 2 भागों में बांट दिए हैं। बाकी भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल सब इनका सेम है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का। राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का। राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो डिंगल साहित्य का विवेचन किया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 10वीं शताब्दी से माना है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से? 10वीं शताब्दी से। साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या काल विभाजन और नामकरण की थी। काल विभाजन का मुख्य आधार क्या है? तो प्रकृति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत है। गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार, दलाल, त्रितूर, एंदुई हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू के कुल कितने कवियों को संग्रहित किया है? तो 738 कवियों को संग्रहित किया है, जिसमें 72 हिंदी के कवि हैं। तो तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 738 कवियों को संग्रहित किया है, जिसमें 72 हिंदी के कवि हैं। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम कदम क्या था? तो इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम कदम था अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानना। क्या इनका पहला कदम था? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानना। आचार्य शुक्ल के इतिहास में विवाद का विषय क्या था? तो विवाद का विषय ये था आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देना। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत नामकरण में किन नामों पे विवाद रहा है? तो वीर गाथा काल और रीति काल पे काफ़ी विवाद रहा है। इसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हरिऔध हैं। हिंदी भाषा और साहित्य लिखे हैं श्याम सुंदर।
हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर, लेकिन हिंदी भाषा और साहित्य का विकास लिखे हैं हरिऔध। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किस काल तक विवेचन किया है? भक्ति काल तक। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों का परिचय दिया है? तो 952 रचनाकारों का परिचय दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में। इसके बाद है कि हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन नामकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया? ग्रियर्सन ने किया। साहित्य के इतिहास का कालगत विभाजन कर नामकरण किसने किया? तो मिस्र बंधु ने किया। ध्यान देंगे, साहित्य के इतिहास का कालगत विभाजन कर नामकरण किसने किया? तो मिस्र बंधु ने किया। साहित्य के इतिहास का कालगत विभाजन कर नामकरण किसने किया? मिस्र बंधु ने। अब मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण है। तो इसे हम लोग देखेंगे, नहीं देख ही लेते हैं, आदिकाल पे ब्रेक करते हैं, देख ही लेते हैं। चलिए, तो प्रथम आधार पर किया गया काल विभाजन प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल की समय सीमा संवत 700 से 1414 विक्रमी तक मानते हैं, जिसको दो भागों में बांटते हैं, पूर्वारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। फिर दूसरा इनका है माध्यमिक काल, जिसे संवत 1445 से 1680 तक माने हैं, और जिसको दो भागों में बांटे हैं, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल। तो भक्ति काल को माध्यमिक काल नाम मिस्र बंधु दिए हैं। फिर तीसरा है इनका अलंकृत काल। रीति काल को अलंकृत काल नाम मिस्र बंधु दिए हैं। इसको भी दो भागों में बांटे हैं, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। समय सीमा संवत 1681 से 1889 विक्रमी। फिर है परिवर्तन काल इनका, संवत 1890 से 1925 विक्रमी। फिर है वर्तमान काल। इसके बाद है द्वितीय आधार पर किया गया विभाजन। तो प्रारंभिक हिंदी माने हैं, माध्यमिक हिंदी माने हैं, अलंकृत हिंदी माने हैं, अज्ञात काल माने हैं, परिवर्तन कालीन हिंदी माने हैं, वर्तमान कालिक हिंदी माने हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाइए यहाँ, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। देखेंगे शुक्ल जी शुरुआत में ही कहते हैं कि जो ग्रियर्सन का ग्रंथ है वो वृत्त संग्रह है, और जो शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है वो बड़ा कवि वृत्त संग्रह है। और उसके बाद किसका बताते हैं? मिस्र बंधु का कहते हैं बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह है। तो ध्यान देंगे, वृत्त संग्रह से तात्पर्य है साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियाँ। वृत्त संग्रहों की यह परंपरा नाभादास के भक्तमाल से 17वीं शती से प्रारंभ होती है। ऐसे ग्रंथों में 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्त नामावली, कविमाला, गुरु ग्रंथ साहब, कालिदास हजारा, सतकवि गिराविलास आदि उल्लेख्य हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी में वृत्त संग्रह के रूप में लिखित इतिहास ग्रंथ कौन कौन है? तो तासी का इस्तवार दलाल एत्रुतर हिंदुस्तानी है। मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा स्वराई हिंदी है। ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। इसके बाद है कि डॉक्टर गोविंद त्रिगुड़ायत, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे आदि विद्वानों ने भाषा के दृष्टि से काल विभाजन किया है, जो कि इस प्रकार है। पृष्ठभूमि अवहट्ठ काल, उन्मेष काल जिसकी भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि है। पूर्व भाग ब्रज भाषा अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली काल। इसके बाद एक कथन है कि जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। किसका है? शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। इसके बाद एक कथन है बहुत इम्पॉर्टेंट कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। ये मत किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी के कथन में पूर्ववर्ती शब्द ज़्यादा आता है, तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं।
इसके बाद हिंदी के प्रेमाख्यानकों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं में किसने सिद्ध किया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध किया। ध्यान देंगे, हिंदी के प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं में किसने सिद्ध किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध किया। अब आता है आदिकाल। तो अगली वीडियो में हम आदिकाल में एंट्री कर जाएंगे। काल, विभाजन, नामकरण ये सब हम लोग देख लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नई भर्ती आने वाली है, इसी महीने में आने वाली है। हमारा न्यू बैच आ चुका है, विजेता बैच। क्लासेस शुरू हो गई है, नाटक कंप्लीट भी हो गया है पढ़ के तो आप सभी लोग ज़रूर जुड़ें, जिसमें 2 लाइव क्लासें होंगी, एक वीडियो भी मिलेगा अभी आगे चल के, साप्ताहिक टेस्ट होंगे। बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी आपकी। फ़ीस केवल 1999 रुपया है। तो जुड़ने में देरी ना करें, प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करें और जुड़ जाएं, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 94 52 86 93 35। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, टाइम टेबल दिया जाएगा, बहुत अच्छे नोट्स PDF सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग एक बार ज़रूर जुड़ें हिंदी टीचर्स अकेडमी से, या इस नंबर पे व्हाट्सअप करें कि मैम हमें विजेता बैच से नई भर्ती के लिए जुड़ना है और तैयारी में 4 चांद लगाइए। अभी जुड़िए, देर मत करिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा आपको। तो 9452869335 नोट कर लें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।